चलो कहां तक पढ़ा था? हल्का सा इधर कर देना, बस 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 बस। तू छेड़ता क्यों कैमरे को? तो कैमरे के नीचे क्यों बैठता है? हाँ क्या पढ़ा था? H2 एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे क्या? किए थे क्या? किए थे ना? चलो इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे एक लाइन लिखना। एक मिनट दे तो, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर लिया था। इसके आगे एक लाइन लिखना, इन B2 एंड C2 ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? बिट्टू सिट्टू से याद रखेंगे। इन बिट्टू तुम्हारा दिमाग चल गया है ऐसे ही मतलब बिना कोई जोक मारा नहीं फिर भी हंसते हो। चलो लिखो, आप बिल्कुल बातें नहीं, एकदम साइलेंट मोड में पढ़ेंगे। इन बिट्टू एंड सिट्टू, ठीक है। और इन B2 एंड C2 सिंपल वे में क्या होगा? B2 एंड C2 ऑल बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब यह है कि बिट्टू का मतलब तो B2 का मतलब तो हो गया बोरोन, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन। और C2 का मतलब हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। एक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, और हमने बोला है कि B2 C2 के अंदर जो भी बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड। देखो कैसे, जैसे अप टू 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे है सिग्मा 1s, यहां पे होगा सिग्मा स्टार 1s, यहां पर सिग्मा 2s, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, और ये है 2p, और ये भी क्या है? 2p। ये पाई 2px, पाई 2py, और ये हो गया सिग्मा 2pz, ठीक है। B2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे फिल करेंगे। अब ऐसे फिल करने के बाद में कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे आप यहां पे देख रहे हो तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। और बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है। इसका मतलब दोनों जगह अगर 2 है तो नेट बॉन्ड ऑर्डर इसकी वजह से कितना आएगा? पर्टिकुलर इसकी वजह से कितना आएगा? 0 आएगा। यहां पर आप देख रहे हो तो बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, और दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पर्टिकुलर इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, किसमें है? और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, इस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। जैसे अगर सिंपल वे में बात करें तो B2 मैंने यहां पे लिखा, B2 यहां पर लिखा, तो B2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 और 6 ही है ना। और एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 2 and 2 4, 6 - 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब 1 आएगा तो ये जो 1 बॉन्ड ऑर्डर आया है किसकी वजह से आया है? इन पाई वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि यहां पर तो बॉन्डिंग में भी 2 है तो एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, यहां पर बॉन्डिंग में 2 है तो एंटी बॉन्डिंग में भी।
और इनकी वजह से जो नेट बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0। तो यहां पर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? और क्यों होगा? क्योंकि जो लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में है? पाई ऑर्बिटल में है, इसलिए बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है तो 10 तो हमने यहां तक फिल कर दिए, इसके बाद में 11 एंड 12, ये भी 12 हो गए। अब 12 हो गए तो इनकी वजह से तो नेट बॉन्ड ऑर्डर कितना है, और जो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो किनकी वजह से आएगा? और पाई की वजह से आएगा। तो पाई में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने बॉन्ड? और 2 बॉन्ड होंगे। तो ये दोनों बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लास्ट वाले जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में है? पाई ऑर्बिटल में है। और जिस टाइप के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसी टाइप का बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। इस वजह से हमने लाइन लिखी है इन B2 एंड C2। B2 और C2 में जो भी बॉन्ड होंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड। थोड़ी सी बात समझ में आई या पूरी आई? आ गई? पक्का? तो ये डायग्राम बना लेना थोड़ा रफली। हम्म, क्या? ये जो छोटी छोटी अपन ने 2-3 लाइन लिखी है ना, जैसे एक तो B2 C2 वाली और एक अपन ने वो बॉस, ठीक है, और इन दोनों लाइन को स्पेशली दिमाग में फिट करके ही चलना, क्योंकि मैक्सिमम टफ क्वेश्चन क्या फिर टेस्ट पे आ जाता है। अपन बात नीट की करते हैं तो टेस्ट पे आ जाता है। तो माइनर टेस्ट देने आया है यहाँ पे या नीट का एग्जाम देने आया है? नहीं, यहाँ कहीं की तैयारी करने आया है। अपन बोलते हैं जैसे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो एलन के माइनर टेस्ट में प्रीवियस ईयर में ऐसा ऐसा बोलते हैं क्या अपन? चलो लिख लिया। होमवर्क नोट कर लेना, लास्ट टर्न पे थोड़ी ना दिया था। होमवर्क एक तो बिगनर बॉक्स 6 कंप्लीटली पूरा कर लेना, ठीक है, बिगनर बॉक्स 6 कंप्लीट। और इसके बाद में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 106 से, क्वेश्चन नंबर 106 से 135, 106 से 135। वो वाला रूल ब्रेक हो रहा है इसमें।
इसमें जो भी बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे? पाई बॉन्ड। चलो डन। हमें इतना टाइम लगता है क्या एक डायग्राम बनाने में? चलो आगे बढ़ते हैं और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक को ध्यान से समझना। चलो नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेजोनेंस क्या होता है, इसको क्यों यूज में लेना है और कैसे यूज में लेना है। आप सुनना बात को ध्यान से। जैसे अभी तक अपन ने एमओटी पढ़ी थी, तो एमओटी के अंदर मैंने आपको बोला था कि एमओटी अपने सिलेबस में अप टू 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए काम में ली जाएगी, ठीक है। और अगर पॉली एटॉमिक स्पीशीज है, कैसी स्पीशीज है, और मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है, और वहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर या फिर पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक नेचर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज में लेंगे? रेजोनेंस। ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें कहां पर रेजोनेंस लेना है और कहां पर एमओटी यूज में लेनी है। हो सकता है जैसे 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जहां पर रेजोनेंस और एमओटी दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अपनी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अप टू 20 एंड डायटोमिक यूज MOT and for polyatomic or more than 20 electron use resonance। ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम होगा। लिखो लाइन। सबसे पहले रेजोनेंस के अंदर लाइन लिखो कि इसको कब यूज में लेना है और MOT कब यूज में लेना है। लिखो, फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल and up to 20 electron species and up to 20 electron species use MOT, use MOT and for polyatomic molecule and for polyatomic molecule or more than 20 electron species or more than 20 electron species use resonance, use resonance। अब क्लियर है कब रेजोनेंस यूज में लेना है और कब एमओटी यूज में लेनी है। रेजोनेंस का बेसिकली मीनिंग होता है, एक लाइन में अगर हम बोले तो डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जैसे CO3-2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो CO3-2 के अंदर सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। अब कार्बन सेंट्रल एटम है, तो मैंने कार्बन को बना दिया सेंट्रल एटम, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3, यानी 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। चार्ज कितना है? -2, यानी -1। इसने बनाया सिंगल, इसने बनाया सिंगल, और इसने बनाया डबल। ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं CO3-2 का, राइट। अगर इस स्ट्रक्चर की जगह में ऐसा स्ट्रक्चर बना देता हूं, गलत है क्या? सही है, मैं बनाऊंगा तो सही होगा। और अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना देते हैं तो भी सही है। तो कहने का मतलब यह हुआ
कि अगर देखा जाए तो ये तीनों स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है, ये तीनों स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको बोल दिया सेकंड स्ट्रक्चर, इसको बोल दिया थर्ड स्ट्रक्चर। आप तीनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाओ, तीनों स्ट्रक्चर एकदम परफेक्टली करेक्ट है। अब बात आती है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो तीनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर बॉन्ड है पाई, अब ये पाई बॉन्ड कहां पे आ गया, यहां पर आ गया, और ये पाई बॉन्ड कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पाई बॉन्ड यहां पर था, यहां से घूमता हुआ कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और ये पाई बॉन्ड यहां से घूमता हुआ कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन को और चेंज कर रहा है, तो अपनी पोजीशन को चेंज करना, अपनी जगह से दूसरी जगह जाना, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। यानी ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस में हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली बस इतना सा करना होता है कि जो पाई बॉन्ड है उसको घुमाते हुए चलो, ठीक है। और इसी फिनोमिना का नाम क्या रखा है, रेजोनेंस, यानी डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इनका नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इनका दूसरा नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या नाम होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात यह आती है कि रेजोनेंस हमने पढ़ा है, तो इस रेजोनेंस का यूज क्या है। इस रेजोनेंस का बहुत सिंपल यूज है कि इस रेजोनेंस के थ्रू भी हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे। ये आपके सामने CO3-2 की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है। इस पाई बॉन्ड को और कहीं पे घुमा सकते हो क्या, नहीं घुमा सकते ना। क्यों नहीं घुमा सकते, क्योंकि रहना तो पाई बॉन्ड को या तो यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है। ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड को इधर बना दिया। बात आ रही है समझ में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो यहां पर बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, वो कितनी बनेगी, 3। कितनी बनेगी। एक एग्जांपल छोटा सा रफ कॉपी में करना, PO4-3 और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, बताना कितनी बनेगी PO4-3। कितनी बनी, 4 बनी। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को घुमाना है, इस पाई बॉन्ड को। क्लियर है बात। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस बॉन्ड ऑर्डर को ज्यादा अच्छा होगा कि अपन बोले एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं ये टर्म क्यों काम में ली है। नॉर्मली आपको सब जगह लिखा हुआ मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखा रहे तब भी वही मानेंगे, और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर लिखा रहे तब भी वही मानेंगे। अब इस CO3-2 के स्ट्रक्चर में आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो 3 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए 4, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 4/3 इक्वल टू 1.33, 1.33। तो CO3-2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.33। आई बात समझ में, पक्का, कोई डाउट है। अभी आते हैं ना, पहले इसको तो निपट ले। अब इस बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला होता है, वो काफी शॉर्ट होता है, और फॉर्मूला होता है 1+π/σ। क्या होता है, 1+π/σ। इससे भी यही आंसर आएगा। देखो किस तरीके से कि 1+ पाई बॉन्ड कितना है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 1 + 1/3 इक्वल टू कितना हो गया, 4/3, और 4/3 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1.33। बात आई समझ में। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड हमारे सामने आ जाए, हम सबके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा PO4-3,
ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। PO4 माइनस PO4-3 है। PO4-3 का स्ट्रक्चर ऐसा हम बनाते हुए आए हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए आए हैं तो अपन रेजोनेंस से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। बताओ किससे करना है? चलो, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 + पाई अपॉन सिग्मा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 1 पाई। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1/4 इक्वल टू 5/4। इसका मतलब 1.25। तो PO4-3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1.25। क्लियर है? तो इस तरीके से हम किसी का भी एवरेज बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस एवरेज बॉन्ड ऑर्डर को समझना कि एक्चुअल में क्या है, इसके लिए फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। देखना इधर, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना। एक बार को मैं पाई बॉन्ड हटा देता हूं। हटा दिया मैंने पाई बॉन्ड। अब आपसे पूछा जाए कि ये CO बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो आप बोलोगे 1। यही होगा ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? और सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। ये सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर। ये सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर। यानी इनका पास में 1 बॉन्ड ऑर्डर तो ऑलरेडी है। नहीं आई क्या बात समझ में? भाई ऑलरेडी सबके पास में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना। अब ऑलरेडी सबके पास में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑलरेडी इनके पास में 1 बॉन्ड ऑर्डर तो है ही सही, है ही सही। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि हमने बोला है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कभी तो यहां पे आ रहा है, कभी यहां पे आ रहा है, कभी यहां पे आ रहा है। आ रहा है ना। अब ये पाई बॉन्ड कभी यहां पे आ रहा है, कभी यहां पे आ रहा है, कभी यहां पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड बना हुआ तो किससे है? पाई इलेक्ट्रॉन से। और अल्टीमेटली बना हुआ किससे है? इलेक्ट्रॉन से। किससे बना हुआ है? और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत और बहुत तेज होती है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डीलोकेलाइज हो रहा है। क्योंकि अपन ने बोला कि यहां पे आया, यहां पे आया, तो ये तो अपन ने बोल दिया, लेकिन अपन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते। तो हम ये मान के चलते हैं कि कद्दू कटेगा तो ये पाई बॉन्ड अगर यहां पर है तो ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, और ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा। ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर साइड एटम कितने हैं? 3। और ये पाई बॉन्ड 3 जगह घूम रहा है। और पाई बॉन्ड कितना है? पाई बॉन्ड कितना है? तो एक बॉन्ड ऑर्डर तो ऑलरेडी था, और ये पाई कितने में बट गया? और 3 में, तो मतलब क्या बोल देंगे? 1/3। तो इक्वल टू कितना आ गया? 4/3। बात आई क्या समझ में? क्या आई समझ में? तो बात यह है मुद्दे की, सुन लेना बात तो ध्यान से, कि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो हमने ये जो फॉर्मूला बनाया ये ऐसे नहीं बनाया, इसी तरीके से बनाया है कि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है। नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड है 3 जगह डिलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब एक के पास में 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? लिखो। रामायण में एक हुआ करती थी मंत्रा। ये बोल रहा था, इसने बोला है कि ये ऐसा बोल रहा था, इसने बोला है कि ये ऐसा बोलता है, इसने बोला है कि ये ऐसा बोलता है।
जबकि सब बोल सकते हैं। क्योंकि वो इक्वल ही है ना सब में, तो सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है इसके अंदर। जैसे यहां पर हमने बोला है कि एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.33। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे इस बॉन्ड का कैलकुलेट करो तब भी 1.33, इस बॉन्ड का कैलकुलेट करो तब भी 1.33, इसका कैलकुलेट करोगे तब भी 1.33, तो सारे बॉन्ड सेम है। अरे कहाँ रिपल्सन आ गया इसमें यार। चलो लिख लिया। एक पॉइंट और लिखना है, हाँ। अभी तो शुरू ही किया है ना अपन ने पढ़ना। अभी आ रहे हैं अपन, उसी पे आ रहे हैं। चलो लिखो लाइन। इधर देखना, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये डीलोकलाइज हुआ है ना। तो हमने बोला कि एक के पास में 1/3 आया आया। अब अपन ने एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, तो जो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आया वो 1.33 आया। अब एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, सी और ओ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। सी और ओ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा CO3-2 में 1.33, यही होगा। इस वाले का भी 1.33, इस वाले का भी 1.33। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, और तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये भी 1.33, ये भी 1.33 और ये भी 1.33। जब सभी का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो क्या सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी क्या? जब सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो क्या सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी? जब सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? तो इस रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। कैसी हो जाती है? तो लिखो पॉइंट, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू सेम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ड्यू टू सेम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर of all bonds of all bonds, bond lengths are same, bond lengths are same। ठीक है, ठीक है। अब अपन कुछ एग्जांपल करते हैं जहां पर अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर।
चलो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल सोल्व करना। खड़ा हो, तू खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ तू खड़ा रहे 5 मिनट। या तो उनके साथ जाके बैठ जाया कर, पड़ोसी से तो लड़ाई कर लेता है और पीछे वालों से बातें करता। चलो इधर देखना अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहां पे लिखा ClO3-, ठीक है। इस ClO3- के अंदर फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करो कितना आएगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, लोन पेयर वगैरह सब बराबर बनाना। चल बैठ जा नीचे। ClO3 है 3। क्या कैसे करना चाहता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से या फिर? हाँ चलो बना लिया। कितना आया? तुम वो फॉर्मूला यूज में ले लो, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में टाइम बहुत सारा जाएगा। और तुम जानते हो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक में ही 4 कंपाउंड देगा, एक में ही 4 कंपाउंड देगा, 4 कंपाउंड देगा, तो फिर तुमसे 1 मिनट में तो वो क्वेश्चन नहीं होना। चलो ClO3- का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ClO3- का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। स्ट्रक्चर बनाने में सब मास्टर हो। चलो ऐसा बनेगा। अब ऐसा बनेगा तो यहां पर कितने सिग्मा कितने पाई? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई, यही होगा। तो 1+1+2/3 इक्वल टू कितना हो गया? 5/3, यानी कि 1.66। तो ये इसका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट ट्राई करना। SO4-2 सल्फेट आयन। है 1.5, सभी का ये आंसर। चलो SO4-2 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर O-, और यहाँ पर भी क्या आएगा? O-, यही होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, राइट। और 1 पाई, 2 पाई। 1+पाई तो हो गए 2, सिग्मा हो गए 4, यानी कितना हो गया? 6/4। इसका मतलब कितना आ गया? 1.5। क्लियर है? चलो एक और ट्राई करना। SO3-2।
आंसर नहीं बोलना है, आंसर नहीं बोलना है, सबको प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। हाँ, क्या आया फाइनली? 1 पॉइंट। चलो चेक कर लेते हैं। SO3 माइनस 2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो SO3 माइनस 2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई है ना, तो 1 + 1/3 इक्वल टू 4/3, इसका मतलब 1.33। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करना, इधर नीचे लिखता हूं मैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बस बस समझा थोड़ा सा। हाँ, क्या है आंसर? 2 आया। अगर CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई 2 पाई, तो 1 + 2/2 इक्वल टू 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। CO3 - 2, CO2 और CO, ठीक है, इन तीनों के बीच में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। किसका ऑर्डर बनाना है? स्टेबिलिटी का। अरे बातें नहीं रे, सबसे पहले बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CO, CO2? चलो मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से, 1 मिनट। CO3 - 2 डायटोमिक है या पॉलीएटोमिक है? पॉलीएटोमिक है, और पॉली का मतलब कितने होते हैं? मोर देन 2। पॉली का मतलब क्या होगा? मोर देन 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने फाइंड आउट किया और इसका आया था 1.33, राइट? CO2 का अभी हमने फाइंड आउट किया और इसका आया 2। अब बात आती है CO का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है क्या? डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है क्या? और अगर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8, तो 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 इलेक्ट्रॉन भी है, डाई एटॉमिक भी है, और 14 है डाई एटॉमिक है, तो क्या यूज में लेंगे? और एमओटी यूज में लेंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? और बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा CO, फिर उसके बाद CO2 और लास्ट में CO3 - 2। अगर तुमसे बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर पूछ लेता है तो बॉन्ड लेंथ का भी बना दोगे? इसका जस्ट अपोजिट कर दो, क्या आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन। एक बार ये लाइन देखना, जैसे H2O2 है, क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अगर इसको हम आयंस में डिसोसिएट करें तो यहां पर कौन कौन से आयंस होते हैं? एक तो होता है 2H+, ठीक है, और सेकंड होता है O2 - 2। इस O2 - 2 को बोला जाता है परऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? परऑक्साइड। और ओवरऑल कंपाउंड को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड में से हाइड्रोजन को अलग कर लिया तो क्या बचा? परऑक्साइड। अब यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं O2 - 2, O2 और O3, इन तीनों के बीच में आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाना है।
ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने तो यहाँ पे मतलब O2 - 2 कर दिया, ठीक है, हो सकता है दे दिया जाए H2O2, तो H2O2 दे दिया जाए तब भी समझ जाना है कि किसकी बात कर रहा है वो, O2 - 2 की। O3 कैसा है, डाई एटोमिक पॉली एटोमिक? पॉली है तो क्या लगाएगा, रेजोनेंस लगाएगा, तो पहले स्ट्रक्चर देख इसका कैसे बनाया था अपन ने, इतिहास के पन्नों में स्ट्रक्चर देखे एक बार। ये तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर देखे एक बार। अरे O3 का स्ट्रक्चर देख एक बार, क्या कर रहा है तू? O3 का स्ट्रक्चर देख क्या कर रहा है तू? हाँ, चलो इधर देखना, बातें नहीं दे। O2 - 2 है, डाई एटोमिक है पॉली एटोमिक है? और डाई एटोमिक है तो क्या यूज में लेंगे, और MOT यूज में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। चलो O2 सिंपली 16 इलेक्ट्रॉन है, डाई एटोमिक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1, 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2। अब बात आती है O3 की। O3 में नजर आ रहा है कि 3 एटम है तो ट्राई एटोमिक है, यानी पॉली एटोमिक की कैटेगरी में आएगा, और जैसे ही पॉली एटोमिक की में आएगा तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो O3 का स्ट्रक्चर हमने एक बार पहले बनाया था, ऐसा बनता है, कैसा बनता है, और ऐसा बनता है, तो इसके अंदर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 पाई, तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो कितना आएगा, 1 + पाई अपॉन सिग्मा, और पाई कितना है यहाँ पर 1 और सिग्मा कितने हैं 2, तो इक्वल टू कितना हो गया 3/2 इक्वल टू 1.5, राइट। तो आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाना है तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, यानी O2 - 2। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, O3, और लास्ट में कौन आएगा, O2। आई क्या बात समझ में, थोड़ी बहुत आई या पूरी आई, पूरी आ गई, पूरी आ गई, और आ गई तो फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करना फटाफट से, ClO2- इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। थ्री किसका आ रहा था, अच्छा तुमने बेंजीन का नाम सुना है, बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं या नहीं होते, और पाई बॉन्ड होंगे तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, ClO2- है, ClO2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ClO2- का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो अपने को करना क्या है, 1 + पाई अपॉन सिग्मा, 1 + पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 पाई,
एक सिग्मा और दो सिग्मा, तो 1 + 1/2 = 3/2। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? श्योर? अब मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, लिख रहे हो क्या? भाई सिंपल सी बात है कि हमने रेजोनेंस पढ़ा, तो रेजोनेंस के अंदर हमने बोला डेफिनेशन के अंदर कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर ही रेजोनेंस होगा, और जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे इसके अंदर देख के बताना, H2O में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? है? नहीं होगा। क्यों? अगर H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा तो इसके अंदर पाई बॉन्ड है क्या? और पाई बॉन्ड नहीं है तो H2O के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर के बारे में अपन ज्यादा डिटेल में पी ब्लॉक में पढ़ेंगे सिलिकेट के अंदर। ठीक है? लेकिन ये स्ट्रक्चर तुम्हें बार बार परेशान करेगी जब तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो इस स्ट्रक्चर को अपन देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। SiO2। अब SiO2 देखने में ऐसा लगता है कि जैसा कार्बन वैसा सिलिकॉन, है ना? अब कार्बन डाइऑक्साइड अपन बनाते हैं तो C डबल बॉन्ड ऐसे बनाते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा तो आप भी कैसे बनाओगे? Si डबल बॉन्ड O। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता है। ये SiO2 एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है। जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसका स्ट्रक्चर इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से अपन बनाते हैं SiO-O-O-O। अब ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली चलता हुआ जाता है। अरे ये स्ट्रक्चर इनफाइनाइट तक चलता हुआ जाता है, और ये स्ट्रक्चर इनफाइनाइट तक चलता हुआ जाता है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है जाइंट मॉलिक्यूल। और इस स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा डिटेल में अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर। एक टॉपिक है पूरा का पूरा सिलिकेट। तो अभी के लिए केवल अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि SiO2 के अंदर SiO2 के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, और पाई बॉन्ड नहीं होगा तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। ठीक है? ये छोटा सा पॉइंट तुम ध्यान रख लेना, ज्यादा डिटेल में कहां पढ़ेंगे इसके बारे में? पी ब्लॉक के अंदर। तो ये पॉइंट इसी के आगे नोट कर लो। सब कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ये इसमें क्या होता है कि आधा आधा काउंट करते हैं इसको, हाफ 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 और हाफ। इसको अपन पढ़ेंगे सिलिकेट के अंदर, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 3D सिलिकेट होता है ये। ठीक है? तो वहीं पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो केवल इतना सा काम आएगा कि इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है। हाँ, उसको नोट करना है। ये मॉड्यूल में क्वेश्चन करोगे ना एक्सरसाइज के, तो 2-3 जगह ये परेशान करेगा। अब नहीं करेगा। अब तो अपन ने निकाल देना बाबा से इसका तोड़। चलो आगे एक पॉइंट लिखना। अगर मान लो कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आपसे पूछा जाए कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर वगैरह तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पूछा जाए कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायामैग्नेटिक होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा ये देखना है कि जिसके पास में ओड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन? ओड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इवन होंगे तो डायामैग्नेटिक होगा। तो ये लाइन भी ऐड कर लो। if number of electrons are odd, if number of electrons are odd,
then molecule paramagnetic, then molecule paramagnetic, and if even then molecule diamagnetic, then molecule diamagnetic. ब्रैकेट में लिख लेना फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज। ठीक है? अरे ठीक है। अब तुम्हारे जो माइनर टेस्ट हो रहा है ना, उसका सिलेबस मैं बता देता हूं। उसका सिलेबस रहेगा स्टार्टिंग से जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था, मतलब पीरियोडिक टेबल से, और एमओटी तक का इसका सिलेबस आएगा। पीरियोडिक टेबल से एमओटी, रेजोनेंस नहीं आएगा, पीरियोडिक टेबल से एमओटी। क्या? पीरियोडिक टेबल से एमओटी यहां तक का आपके सिलेबस आएगा माइनर में। यार तू कैसी बातें करता है, कभी तो माइनर की बातें करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी में ही एक और छोटा सा टॉपिक है, बातें नहीं, ये नोट कर लेना। लिख लिया सिलेबस? लिख लिया सिलेबस? चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, इधर देखना ध्यान से, बहुत इजी है, समझ लेना पहले। एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज। इधर देखना, जैसे CO3-2 का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? CO3-2 का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया था, और अभी हमने बनाया था तो ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था अपन ने, है ना? ऐसा बनाया था तो हमने ये बोला था कि ये जो पाई बॉन्ड होता है ये सब जगह घूम रहा होता है, और सब जगह घूम रहा होता है, तो हमने बोला था कि पर्टिकुलर एक के पास कितना होगा? 1/3, यही बोला था ना? और फिर उसके बाद में हमने बोला था कि पर्टिकुलर एक के पास में 1/3 होगा, इसका मतलब एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.33। 1 तो ऑलरेडी है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये 3 जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो कितना आया? 1/3। और 1/3 आया तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से। कैसे? डॉटेड लाइन से। और डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि पाई बॉन्ड का कुछ पार्ट यहां पर प्रेजेंट है, और तीनों के पास में बराबर बराबर पार्ट प्रेजेंट है। तीनों के पास में कितना पार्ट प्रेजेंट है? 1/3, 1/3, 1/3। फिर हमने ये बोला था कि यहां पर सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? क्यों होगी? क्योंकि यहां पर जो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.33, यानी सेम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। बात आई समझ में? पक्का? अब जब सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, जब सारी ही बॉन्ड लेंथ सेम होगी, तो इन ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी तो सेम होगा। अरे इन ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी तो सेम होगा, और वो भी तो सेम होगा का मतलब ये है कि ये जो चार्ज यहां पर लगा हुआ है, इस चार्ज को भी सेम करना पड़ेगा, तब जाके सारे ऑक्सीजन सेम होंगे, और सारे ऑक्सीजन सेम होंगे तो सबकी बॉन्ड लेंथ भी कैसी होगी? सेम होगी। और सेम होगी तो कैसे होगी? टोटल चार्ज कितना है यहां पर? -2, और -2 और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आया? -2/3, -2/3 एंड -2/3। ऑक्सीजन कितने हैं? अरे ऑक्सीजन कितने हैं? और चार्ज कितना है?
और हमने बोला है कि सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, तो सारी बॉन्ड लेंथ तो कब सेम होगी, जब इनके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है वो भी क्या हो, वो भी क्या हो। और ये जो मैंने चार्ज लगाया है, इसी चार्ज को बोला जाता है एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्या बोला जाता है इसको, एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्योंकि चार्ज सेम होगा तभी बॉन्ड लेंथ सेम आएगी। क्लियर है बात। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। अब अगर एवरेज फॉर्मल चार्ज की अपन बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट आया क्या समझ में। क्या होता है एवरेज फॉर्मल चार्ज, सभी साइड एटम पर सेम चार्ज लगा दो, क्योंकि सभी साइड एटम सेम है, सभी की बॉन्ड लेंथ भी कैसी है, सेम है, सभी की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है, तो उनके ऊपर चार्ज भी कैसा होगा, सेम होगा। तो जो आपको चार्ज यहां पर दिया हुआ है उसको टोटल नंबर ऑफ साइड एटम से डिवाइड कर दो। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा SO4-2। अगर आपसे पूछा है एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कितना दिया हुआ है आपको, -2 है ना। इसको कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एक के ऊपर कितना आएगा, -2/4 यानी 0.5, यही होगा। अगर मान लीजिए मैंने बोला PO4-3, तो चार्ज कितना है, -3, और -3 है तो इस -3 को कितने पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और 4 पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, -3/4 यानी कि कितना हो गया, -0.75। क्लियर है, कोई डाउट। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा SO3-2, अगर आपसे पूछा जाए एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो कितना होगा, -2/3। ये एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। तो सिंपली रेजोनेंस क्या है, एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या है, इन दोनों की वजह से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, कोई डाउट। ये एवरेज फॉर्मल चार्ज इक्वली क्यों आया, क्योंकि सारी बॉन्ड लेंथ कैसी है, सेम है, तो इस चार्ज को भी क्या करना पड़ेगा, सेम। और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, देखो उसमें आएगा ही नहीं, उसमें चार्ज कहाँ है, चार्ज होना चाहिए ना तभी तो एवरेज फॉर्मल चार्ज आए। अरे बातें नहीं रहे, वहां बैठ के भी परेशान रहता है, यहाँ बैठता है तब भी परेशान रहता है। चलो डन। क्या, अरे तो यार क्या बातें करते रहते हो रे तुम, ध्यान मत दिया कर तो इनकी बातों पे। हो गया ना तेरा, हो गया ना, अभी लिख ले चुपचाप। समझ में आ गया क्या रेजोनेंस और एवरेज फॉर्मल चार्ज।
आप जाते हैं क्वेश्चन कर लेना जो होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। जाते ही क्वेश्चन करोगे तो जल्दी बन जाएंगे, फटाफट बन जाएंगे, बाद में भूल जाओगे। कर दो रेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है किसने बोला अभी? नहीं, एक मिनट, किसको पूछना था और किसने बोला? तेरे को तो नहीं पूछना था ना, तो तूने क्यों पूछा उसका? चलो इधर देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस, बातें नहीं रे, वीक फोर्सेस। अपन ने जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करते टाइम अपन ने जो भी बॉन्ड थे उन बॉन्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो थे स्ट्रॉन्ग और दूसरे थे वीक। स्ट्रॉन्ग के अंदर हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग के अंदर हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। और वीक के अंदर दो टाइप के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन, और सेकंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट इज वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सिंपली वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन, और सेकंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इन दोनों को अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन और उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होता है ये तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? और फर्स्ट जो इसके अंदर होता है उसका नाम होता है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। क्या नाम होता है इसका? डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। और दूसरा नाम होता है इसका कीजोम फोर्स, कीजोम फोर्स। सेकेंड टाइप का होता है इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। और इसका दूसरा नाम होता है डी बाई फोर्स। क्या नाम होता है? डी बाई फोर्स। और थर्ड टाइप का होता है इसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, और इसका दूसरा नाम होता है लंदन डिस्पर्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं LDF, ठीक है। वीक फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? वॉन्डरवॉल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वॉन्डरवॉल कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, चलो समझते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है डाइपोल डाइपोल, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है, इसका मतलब वो पोलर होगा या नॉन पोलर? भाई अपन सिंपली बोलते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है, डाइपोल का मतलब टू पोल है, एक तो प्लस है दूसरा, और एक प्लस है दूसरा माइनस है, टू पोल है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। कैसा होगा? पोलर। और पोलर होगा तो यहां पर मैंने लिखा है डाइपोल,
डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल। मैंने यहां पे लिखा है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन मतलब क्या हुआ? पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, और इसी को ही हम बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किसमें होगा, तो आप क्या बोलोगे? पोलर और पोलर के बीच में, राइट? कोई डाउट इसमें? सेकंड मैंने यहां पे लिखा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो डाइपोल आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब कैसा होगा? पोलर। डाइपोल लिखा हुआ है मतलब समझ जाना है कैसा होगा? पोलर। और सेकंड मैंने यहां पे लिखा है इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या होता है? गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है, और इसी तरीके से इस डाइपोल को देख के दूसरा वाला क्या बन रहा है? डाइपोल बन रहा है। इस डाइपोल को देख के दूसरा वाला क्या बन रहा है? डाइपोल बन रहा है। इंड्यूस का मतलब होता है मोटिवेट होना, प्रेरित होना। ठीक है, तो ये तो कैसा था? ऑलरेडी डाइपोल था, और इस डाइपोल को देख के ये क्या बन रहा है? और बन रहा है मतलब पहले क्या था? नॉन पोलर। पहले क्या था? नॉन पोलर। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल किसके बीच में होगा? पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में। बात आई समझ में? और यहां पे लिखा हुआ है इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, तो ये किसके बीच में होगा? नॉन पोलर, नॉन पोलर के बीच में। तो ये इन तीनों का बेसिक मीनिंग होता है, जो कि नाम से ही हमने देखा है। डाइपोल डाइपोल मतलब पोलर पोलर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब पोलर नॉन पोलर, इंड्यूस डाइपोल मतलब नॉन पोलर नॉन पोलर। ठीक है, कोई डाउट इस टर्मिनोलॉजी में? नो डाउट। इसके बारे में फिर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहां तक लिख लेना, फिर उसके बाद ये हेडिंग लिख लेना। क्या कर रहा था? फिर क्या करेगा बुला के? इसको बुला रहे थे, उसको बुला रहे थे, इसको आवाज दे रहे थे, उसको आवाज दे रहे थे। क्या चल रहा है रे तुम्हारे जीवन में? चलो लिख लिया यहां तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल है क्या क्लास? कल है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। चलो मिलते हैं, बाय टू ऑल। हाँ, 135 तक एमओटी और रेजोनेंस दोनों के क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।